हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है बीजेपी का, कि क्या बीजेपी का जो डेवलपमेंट का एजेंडा था वो जिस पर इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, क्या वो फेल हो गया है और उसे फिर वापस उसी हिंदू मुस्लिम एजेंडे को लेकर के अपनी कामयाबी नज़र आ रही है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में खाई खड़े करना, नफ़रत की दीवारें खड़ी करना, इसमें मेनली 4 मुद्दे हैं जिस पर हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग यानी हिंदू भाइयों को मिसगाइड किया जा रहा है। बीजेपी के पास चूँकि कुछ नहीं है तो फाइनली वो इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन जीतने के लिए एक ही एजेंडा बचा है, वो हिंदू मुस्लिम। अभी अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी शुरू में तो उन्होंने चलाना चाहा डेवलपमेंट एजेंडा कि उसके ऊपर हम इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन कर्नाटक के बाद जब उन्हें नज़र आया तो वहाँ पर अब उन्होंने वही बाबर की औलाद और इस तरह की बातें शुरू कर दी है। इस बारे में मैं समझता हूँ कि मेनली 4 बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के बीजेपी एक पोलराइजेशन या हेट्रेड का माहौल बनाती है। ये 4 मुद्दे हैं। एक तो काऊ स्लॉटर का, दूसरा है लॉ जिहाद का, तीसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड और चौथा है धर्मांतरण। तो मैं इन्हीं चारों चीज़ों पर कुछ आपसे बात करना चाहूँगा और इसे समझिए। इसमें वाकई अगर कहीं मुस्लिम्स गलत हैं तो उन्हें सुधरना होगा और सुधरना चाहिए। और मेरी उनसे हमेशा अपील ये रहती है कि हम बीइंग ए माइनॉरिटी, हम छोटे भाई हैं, हिंदूज बीइंग ए मेजॉरिटी कम्युनिटी, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो जहाँ हमें उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँचे, वहीं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे जो जायज़ हकूक़ हैं उनमें हमें जस्टिस मिले। अब मैं पहले आऊँगा काऊ स्लॉटर के ऊपर। बीजेपी का काऊ स्लॉटर के मामले में मैं समझता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड है। सर्टनली गौ को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है, पवित्र माना गया है, भगवान का रूप माना गया है। तो जब आप गौ की बात करके नॉर्थ इंडिया के अंदर ख़ास तौर से डिवीज़न करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं और लोगों पर गाय के नाम पर लिंचिंग हुई, मारपीट होती है, अभी भी हो रही है, कार में 2 बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, तो आप ये बताइए, आप पार्लियामेंट से क्यों कानून नहीं बनाते कि पूरे मुल्क के अंदर काऊ स्लॉटर बैन किया जाए और उस पर बहुत सख्त पनिशमेंट दिया जाए। आप कर क्या रहे हैं? नॉर्थ इंडिया में तो आप गाय के ऊपर पोलराइजेशन करते हैं, लोगों पे मारपीट करते हैं, और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में जाके आप ये कहते हैं कि हम आपके लिए बीफ की कमी नहीं होने देंगे चाहे हमें इंपोर्ट करना पड़े। तो क्या वहाँ पर गाय माता नहीं है? तो ये बात चलने वाली नहीं, समझ में आने वाली नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ नॉर्थ में ख़ास तौर से लोगों की समझ में नहीं आ रहा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये ऐसे नहीं चलेगा। स्टेट लेवल पर एक सेंट्रल कानून बने पार्लियामेंट से, इसे बैन किया जाए और बहुत ज़बरदस्त इस पर पनिशमेंट रखा जाए जो स्लॉटिंग करे, और इसमें साथ साथ ख़रीदने वाले पर भी जो स्लॉटरिंग के लिए ख़रीद रहा, और बेचने वाले के ऊपर भी जो उन्हें बेच रहा है, सख्त से सख्त कानून हो। पब्लिकली भी आप उन्हें फांसी दीजिए,
हम आपके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे, पूरी जान माल से आपका साथ देंगे कि मुसलमानों को समझाया जाए वो गाय का मीट ना खाएं। उनके लिए और दूसरे बहुत ऑप्शंस हैं। आपके लिए अगर पवित्र है तो हमारे लिए भी वो पवित्र है, हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ ये डबल स्टैंडर्ड से काम नहीं चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट और वहाँ जा कर के आप कहें कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे और यहाँ उसके नाम पर मारकाट करें। अब दूसरा आता है लॉ जिहाद का मामला। एक्चुअल में लॉ जिहाद कोई चीज़ ही नहीं है, जिहाद अलग चीज़ है। जिहाद कहते हैं जद्दोजहद। बच्चे हैं उनके साथ जद्दोजहद करना कि पढ़ो, अच्छे बनो, नौकरी में आप ईमानदारी के साथ काम करो, इसे कहते हैं जिहाद। और जहाँ तक लॉ जिहाद का है, लॉ मैरिज है एक्चुअल में, ये हमारा यूथ बगैर सोचे समझे, लड़कियाँ भी और लड़के भी एक दूसरे से उसके कंसिक्वेंसेस जाने बगैर मोहब्बत करने लगते हैं और फाइनली वो शादी कर लेते हैं। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि इंटर रिलीजियस ख़ास तौर से इवन इंटर कास्ट शादियों को कम से कम किया जाए, और इंटर रिलीजन तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। और अगर होती भी है कहीं तो पहले लड़की और लड़के के दोनों पेरेंट्स में बैठ कर के बात हो, और अगर दोनों तैयार हों तो कोर्ट में आप एप्लीकेशन दें और गवर्नमेंट को भी या सब एजेंसी को इन्फॉर्म करें कि हम ये शादी कंसेंट से, दोनों के पेरेंट्स कंसेंट दे रहे हैं, दोनों बच्चे लड़का लड़की दे रहे हैं, तब शादी हो रही। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? अगर एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है और वो हिंदू बन जाती है तो उसे आप कहते हैं घर वापसी। और अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है तो उसे आप कहते हैं धर्मांतरण, और उसके ऊपर आप बड़ा सख्त कानून चलाते हैं। तो ये देखिए डबल है। जहाँ तक हो सके बिल्कुल यूथ को समझाना चाहिए कि इससे सोशल प्रॉब्लम आती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एज फार एज पॉसिबल इन्हें अवॉइड करें। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, उन्हें मैं समझता हूँ धर्मांतरण करने का सोचना भी नहीं चाहिए कि इससे गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाएं। हम ऑलरेडी मुसलमान दुनिया में नंबर 2 हैं, मोर देन 2 बिलियन। इंडिया में भी 25 करोड़ से ज़्यादा है। तो पहले आप खुद ही मुसलमान बन जाइए। आप हिंदू या क्रिश्चियन को क्यों मुसलमान बनाना चाहते हैं? आप क्यों समाज में ये सब करना चाहते हैं? तो मुसलमान बच्चों को चाहिए कि वो अवॉइड करें, वो अपनी कम्युनिटी में शादी करें। वैसे हिंदू लड़कियों को भी ये समझाएं हिंदू लोग कि आप दूसरे रिलीजन में किसी से शादी ना करें, और मुसलमान भी अपनी बेटियों को ये समझाए। लेकिन हो क्या रहा है कि लड़की अपनी कंसेंट से रहेगी, दोस्ती करेगी। आपने लिव इन रिलेशनशिप जायज़ कर दी है इस मुल्क के अंदर, जो कि हमारी कल्चर के, हमारी सोच के खिलाफ है। हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो लड़की साथ रहती है, उसके बाद वो दबाव बनाती है कि साहब 10 साल से मेरा शोषण हो रहा है और ये शादी जब मैंने कहा तो ये तैयार नहीं। तो भाई जब आप रही लिव इन रिलेशनशिप, जो कि हिंदू मज़हब हो या मुस्लिम मज़हब हो, वो उसे अच्छा नहीं करते समझते। वेस्टर्न कंट्रीज में ये ठीक है, चल रहा है, लेकिन हमारी सोसाइटी रिलीजन बेस्ड है, इसमें ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर लोगों को ये पता चल जाए कि लड़की किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, उसकी आसानी से शादी नहीं होती। ये प्रॉब्लम वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। तो जहाँ तक इसका सवाल है, इसे जिसे हमने लॉ जिहाद का नाम दे दिया, यानी वो लॉ इसलिए है कि उन्हें मुसलमान बनाना है लड़कियों को, ये बिल्कुल गलत है। ये जो शादियाँ होती हैं, ये दो यंग जब करीब आते हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ इससे सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, लिहाजा इसलिए इसके लिए सख्त रूल बने कि जब तक लड़की और लड़के के पेरेंट्स दोनों तैयार ना हो जाएं, तब तक ऐसी शादियाँ ना हो। इस तरह का आप कुछ बना सकते हैं। या फिर लड़का और लड़की इतने मैच्योर है, वो कोर्ट के अंदर जाके स्टेटमेंट दे, रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके 1-2 महीने के बाद वो अपना शादी करें, पब्लिक डिक्लेयर करें।
लेकिन फिर भी इसे अवॉइड करा जाए तो बहुत बेहतर होगा। अब आइए थर्ड पॉइंट है जिसके ऊपर बार बार धमकी दी जाती है, और इसे भी स्टेट वाइज आप कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट के मुताबिक उसे बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी हमारे उत्तराखंड में कहा गया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, कभी यूपी वाले कहते हैं, कभी मध्य प्रदेश में कहते हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप मुसलमानों को डराना चाहते हैं? और मुसलमान भी ये ना समझे, वो ये समझ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से जाने कौन सी कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं भी किसी का पर्सनल लॉ नहीं है, वहाँ सब यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मुसलमान भी आराम से रह रहे हैं, हिंदू भी आराम से रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, यहूदी भी, सिख भी, वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंडिया में चूँकि इतनी कल्चर्स हैं, इतनी लैंग्वेजेज हैं, इतनी कस्टम्स हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला ही नहीं सकते। आप सिर्फ इसे हथियार बना रहे हैं मुसलमानों में टेरर क्रिएट करने का, और हिंदुओं को ये बताने के लिए कि देखिए हम इतना बड़ा कदम ले रहे हैं, हम इनका पर्सनल लॉ ख़त्म कर देंगे। आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। साउथ इंडिया में मामा की शादी उसकी बहन की बेटी यानी भांजी से सबसे पवित्र शादी मानी जाती है। नॉर्थ इंडिया में गोत्र के अंदर भी शादी नहीं होती। ऐसे प्रॉपर्टी का मामला है। हिंदू पर्सनल लॉ में बहुत से राइट्स ऐसे हैं जो अनडिवाइडेड फैमिली में है, जिसका बेनिफिट सिर्फ हिंदुओं को मिलता है, किसी दूसरे मजहब वाले को नहीं मिलता। तो बिल्कुल आप डराएं ना किसी को। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो ये भी पार्लियामेंट से पास करिए, थ्रू आउट कंट्री इम्प्लीमेंट करिए। ये जो ड्रामा है कि स्टेट वाइज आप बात कर रहे हैं, चूँकि आप में दम नहीं है, आप फिर से यूज़ कर रहे हैं जो हथियार, आप नहीं करना चाहते, हम आपके साथ हैं, आप लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप ला ही नहीं सकते, कहाँ की बातें करते हैं। तो ये सिर्फ वोट के लिए हम सोसाइटी को बर्बाद ना करें, हमें साथ रहना है, एक साथ खाना है, एक साथ काम करना है। तो हमें मोहब्बत की बात करें, अगर कहीं डिफरेंसेस है उन्हें बैठ कर के सुलझाएं। उसके बाद अब आगे आइए धर्मांतरण। देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी पसंद का कोई भी मजहब अपनाएं, और जब चाहे अपने मजहब को आप बदलें। लेकिन अगर मैंने किसी के साथ मोहब्बत से उसे कोई मदद की और वो किसी तरह से मेरे से इम्प्रेस हो करके या मेरे रिलीजन से इम्प्रेस हो करके या इस्लाम के टीचिंग्स को अंदर समझ करके वो ये तय करता है कि मुसलमान बन जाऊँ, तो आपने उसमें धर्मांतरण का कानून लगा करके उसे आप जेल में डालने को तैयार है। मुसलमानों से हम साथ साथ ये अपील करेंगे वो ये छोड़ दें, चूँकि हम में भी गलतियाँ हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि किसी हिंदू या गैर मुस्लिम को मुसलमान बना करके हम तो बिल्कुल जन्नत में चले जाएंगे, हमारा तो बिल्कुल सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। धोखेधड़ी से तो क्या, मोहब्बत से भी मैं कहता हूँ आप किसी दूसरे मज़हब वाले को कोशिश ना करें कि वो मुसलमान बने। आप खुद तो मुसलमान है नहीं, ईमानदारी से कहिए मुसलमान कौन है? जो इस्लाम पर यकीन करें, इस्लाम को फॉलो करें। और इस्लाम क्या है? वहादत, कि ईश्वर अल्लाह या गॉड एक है, उसके अलावा कोई और नहीं है। हिंदूज में अवतार हो सकते हैं, ईश्वर का कंसेप्ट हिंदूज में भी है, ईश्वर सबसे ऊपर है, बाकी जो भगवान है वो उसके अवतार कहा जाते हैं। हमारे यहाँ वो भी कंसेप्ट नहीं, क्रिश्चियंस में और है, यहूदियों में और है, सब में अलग अलग है। दूसरा है कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, प्रोफेट हैं, जो अल्लाह का पैगाम इंसानों तक लाते थे। और तीसरा क्या है? कुरान। कुरान को हम समझते हैं कि वर्ड्स ऑफ अल्लाह, ये ईश्वर के या गॉड के या अल्लाह के जो बोला वो लिखत में आया, उसे कुरान कहते हैं। तो जो इन तीन चीज़ों को यकीन करता है वो मुसलमान कहलाता है, इस्लाम का फॉलोअर। क्या ईमानदारी से हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं?
मैं नहीं समझता कर रहे हैं। इसका 10% से ज़्यादा हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं। तो जब हमारा खुद का ये हाल है तो हम ये ख्वाब देखें कि हम दूसरे को मुसलमान बना करके हमें जन्नत मिल जाएगी, तो इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए मुसलमान ये चाहत छोड़ें कि किसी लड़की को धोखा दे करके या दोस्त को धोखा दे करके उसका मज़हब बदलने की कोशिश करें। तो यही 4-5 मामलात हैं जिन्हें लेकर के बीजेपी हिंदूज़ में, ऐसा नहीं कि सब हिंदू ना समझें, लोग समझते हैं सब, लेकिन उसके बावजूद ये है पॉलिटिक्स है, तो उन्हें पोलराइज करना है, उन्हें वोट चाहिए, उन्हें इलेक्शन जीतना है, गवर्नमेंट बनानी है, उसके लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ें मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं और सब के लिए नुकसानदेह है। मुल्क तरक्की तभी करेगा सब मिलजुल करके भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे। मुल्क सबका है। आप 25 करोड़ मुसलमानों को साइड लाइन करके मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते, ये भूल जाइए। दूसरी चीज़, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो नौकरी में आया वो रिटायर होगा, जो पॉलिटिक्स में कितना भी बड़ा लीडर हो एक टाइम तक रहेगा, उसका एंड होगा। एंड मीन्स वो हटेगा, दूसरी पार्टी पावर में आएगी। कोई चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है। इसलिए ये जो वक्त है इस वक्त पोलराइजेशन का, हेट्रेड का, ये भी ख़त्म होगा। और ये ख़त्म मुसलमान नहीं करेंगे, ये समझदार लोग हैं, अब आगे आ रहे हैं। और यही डर है, अब बीजेपी बहुत दहशत में है, उसे दहशत है कि आगे क्या होगा 24 में। लिहाजा वो पसमानदा के नाम से, कभी किसी नाम से मुसलमानों में भी अपनी पीठ बनानी चाहती है। तो वो तभी बनेगी जब आप ट्रस्ट पैदा करेंगे। आपसे कोई किसी को नफरत नहीं है, आपकी पॉलिसी से नफरत है, अगर है थोड़ी बहुत, आपसे नहीं। आप भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारा भी मुल्क है, आपका भी मुल्क है। सबको मिलकर के इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द ओनली मैजिक फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज यही कहना था।